स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से बड़ी बात करेंगे उन मामलों को लेकर जिन्हें लेकर काफी ज्यादा इंतजार कर्मचारियों में बना हुआ है, फिर चाहे बात एरियर की हो, सीनियरिटी की हो, क्योंकि आज इन सभी केसेस पर डिस्कशन हुई है। राज्य सचिवालय में बड़ी बैठक बुलाई गई थी। 5 ऐसे बड़े केसेस जो कि कोर्ट में पहुंच चुके हैं। कोर्ट में लंबी लड़ाई वित्तीय देनदारियों को लेकर जो लड़ी जा रही है उस पर आज चर्चा हुई है। फिलहाल एरियर, सीनियरिटी या फिर कॉन्ट्रैक्ट की अवधि से जो पेंशन देने का मामला सामने आया है, उस पर क्या राय मशवरा आज हुआ है, सचिवालय में ये बैठक किस तरह की रही है, बिल्कुल अपडेट हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। दूसरी बड़ी बात करेंगे, सीएम कार्यालय में कुछ एक बड़े बदलाव हुए हैं। कब और कब से, यानी कि ये एक तरह से लागू किए जाएंगे, बदलाव कब हुए थे, इस पर भी हम आपको अपडेट देने वाले हैं। बेरोजगार यूनियन आज सचिवालय के बाहर पहुंची थी। बड़ा प्रदर्शन इनकी ओर से किया गया है और तो और नौबत अब यहां तक पहुंच चुकी है कि इनकी ओर से नियुक्ति पत्र भी मांगे जा रहे हैं। आखिरकार यूनियन कौन सी थी, ये कौन सा वर्ग वहां पर आया था, और काफी ज्यादा निराश और बेरोजगार युवा नजर आ रहे हैं। हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि सचिवालय के बाहर लगातार इनकी ओर से प्रदर्शन जारी है और यहां अल्टीमेटम बेरोजगार यूनियन की ओर से यह दिया गया है कि जब तक इन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दे दिए जाएंगे, ये सचिवालय के बाहर से नहीं हटने वाले हैं। कौन सी कैटेगरी बेरोजगार यूनियन में सामने आई है, ये भी जानकारी बिल्कुल बारीकी से हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में फ्लैश फ्लड को लेकर आसार जताए गए हैं। इसमें मंडी, कांगड़ा और चंबा है। यहां पर भारी बारिश होने वाली है। अगले 24 घंटे के लिए फ्लैश फ्लड के आसार जताए गए हैं, जिस वजह से मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। दूसरी बात करना चाहेंगे कि कब तक मौसम खराब है, तो देखिए, अभी 27 जुलाई तक एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अच्छी बारिश कुछ एक क्षेत्रों में हो सकती है, लेकिन जिन जिलों में ये फ्लैश फ्लड को लेकर आसार जताए गए हैं वहां जरूर सावधानी बरतने के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा गया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से जुड़ी अगली अपडेट है, ये बीए एलएलबी ऑनर्स को लेकर हम जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ फाइनल मेरिट लिस्ट सामने आ गई है और 24 जुलाई तक अभ्यर्थियों को, जो छात्र हैं, उन्हें फीस जमा करवाने के लिए कह दिया गया है। यदि वो फीस जमा करवाने में लेट लतीफ़ी दिखाते हैं तो फिर अगले छात्र को उनकी सीट अलॉट कर दी जा सकती है। ये जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि देखिए, बीए एलएलबी ऑनर्स में अभी फिर से सीट बच गई थी जिसके लिए आवेदन मांगे गए थे। अब यहाँ भी मेरिट लिस्ट जारी हो गई है। इसके लिए ऑनलाइन वेबसाइट भी जारी की गई है। ऑनलाइन माध्यम से छात्र फीस सबमिट करवा सकते हैं। विधानसभा में आज 3 नए विधायकों की ओर से शपथ ली गई है। इसमें एक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर थी। इन्होंने देहरा से क्योंकि उपचुनाव जीता है। दूसरे आशीष शर्मा थे, ये हमीरपुर से चुनाव अब जीत चुके हैं, भाजपा प्रत्याशी रहे थे, भाजपा प्रत्याशी के तौर पर इन्होंने चुनाव जीता है। और तीसरे जो विधायक हैं वो बाबा हरदीप हैं, नालागढ़ से इन्होंने चुनाव जीता। तीनों की ओर से आज शपथ ली गई है। विधानसभा के सदन में ही ये ओथ सेरेमनी आयोजित की गई थी और उस दौरान वहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत कई मंत्री भी मौजूद रहे हैं, जिनकी मौजूदगी में इनकी ओर से शपथ ली गई है। लेकिन देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि शपथ लेने के बाद तीनों ही नए एमएलएस की ओर से क्या कुछ कहा गया है। हालांकि बाबा हरदीप और कमलेश ठाकुर ही नवनिर्वाचित विधायक है। आशीष शर्मा तो इससे पहले भी विधायक थे। बतौर निर्दलीय विधायक उन्होंने पहले अपना चुनाव जीता था और फिर निर्दलीय विधायकी से इस्तीफा देने के बाद भाजपा में ज्वाइन करने के बाद उन्होंने फिर भाजपा प्रत्याशी के तौर पर यहां चुनाव जीता है। तो आखिरकार क्या कुछ कमलेश ठाकुर की ओर से क्या कहा गया, क्या आशीष शर्मा ने कहा है, बिल्कुल जानकारी आपको देंगे। इस बीच मुख्यमंत्री सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर की ओर से ये कहा गया है कि आज वो विधानसभा में नहीं आई है, बल्कि देहरा के लोग आए हैं। तकरीबन 25 वर्षों बाद कांग्रेस के हाथ देहरा में जीत लगी है और इसका क्रेडिट वो लोगों को ही देना चाहेंगी, वहां की आम जनता को देंगी। विकासात्मक कार्य करने में अब वो कोई कमी देहरा में नहीं छोड़ने वाली हैं। इससे पहले जितने भी एमएलएज आए उन्होंने अपनी एमएलएशिप तो पूरी निभाई, लेकिन विकासात्मक कार्य कोई नहीं किए गए हैं। तो जो भी कमियां हैं अब उनकी ओर से पूरी की जाएगी। जी तोड़ मेहनत वो देहरा के लोगों के लिए करने वाली है। ये बड़ी बात मुख्यमंत्री सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर की ओर से कही गई। दूसरी बात बाबा हरदीप सिंह की करें तो ये भावुक हो गए थे। हालांकि सबसे ज्यादा समर्थक विधानसभा में हरदीप सिंह के ही पहुंचे थे, ढोल नगाड़ों के साथ आए हुए थे और हरदीप सिंह पहले ये स्टेटमेंट देते हुए नजर आए कि भाजपा को नालागढ़ के लोगों ने
यहाँ कड़ा जवाब दिया है बार बार, क्योंकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की ओर से ये बात कही जा रही थी कि जो हरदीप सिंह है ये तो बाहर के हैं, कैसे इन्होंने नालागढ़ से चुनाव लड़ लिया और कैसे फिर ये चुनाव जीत भी सकते हैं। खैर, कई तरह के सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन बाबा हरदीप सिंह का ये कहना है कि इसी बात का जवाब नालागढ़ के लोगों ने भाजपा को दे दिया है और वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। आज पहली मर्तबा विधानसभा तक पहुंचे थे विधानसभा सदस्य बन के, तो ये भावुक भरा पल उनके लिए है और इस दौरान उनकी आंखों में आंसू भी नजर आए हैं अपने समर्थकों को देखते हुए। आशीष शर्मा जो कि भाजपा के विधायक हैं, क्योंकि इनका बयान सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला था। बार बार कांग्रेस नेताओं की ओर से ये सवाल उठाए गए हैं कि आखिरकार ये बतौर निर्दलीय भी जब काम कर सकते थे तो फिर भाजपा में इन्होंने अपनी भागीदारी क्यों दिखाई, भाजपा इन्होंने ज्वाइन क्यों की और उसके बाद भाजपा प्रत्याशी के तौर पर ही चुनाव क्यों लड़ा। तो आशीष शर्मा ने आज इस बात का जवाब भी दिया है। इनकी ओर से ये कह दिया गया है कि 18 महीने से लेकर कोई भी कार्य इनके विधानसभा में नहीं हो इनके विधानसभा क्षेत्र में नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब इनकी ओर से पूरी कोशिश की जाएगी कि भाजपा के नेतृत्व में ये अपना काम कर सके। ये जवाब इन्होंने दिया है। दरअसल इनका मानना है कि निर्दलियों की अनदेखी हो रही थी, जिसके बाद इन्होंने ये तय किया कि क्यों ना बतौर भाजपा प्रत्याशी ही ये चुनाव जीते, और लोगों ने इनकी छवि को देखते हुए इन्हें वोट्स भी दिए हैं, तो इससे बेहतर इनके लिए और कुछ नहीं हो सकता है। ये बड़ी बात आज आशीष शर्मा की ओर से कही गई है। हमीरपुर की जनता का भी इन्होंने आभार व्यक्त किया है और हमीरपुर की जनता ने जो उन पर भरोसा जताया है उसके लिए भी आभार व्यक्त किया। साथ ही साथ सवाल खड़े ये किए हैं कि हमीरपुर तो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, तो आखिरकार वहाँ इनकी हार कैसे हो गई। इसी हार से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस सरकार की कार्यप्रणाली कैसी है। ये भी आशीष शर्मा ने आज अपनी स्टेटमेंट में बड़ी बात कही है। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री सुक्खू ने बड़ा तंज कसा है भाजपा पर। उनका यह कहना था कि 27 फरवरी को जो षड्यंत्र रचा गया था और 40 से 35 कर दी गई थी कांग्रेस के विधायकों की संख्या, आज वो फिर 40 पर पहुंच गई है। ये बिल्कुल सीधा और कोरा जवाब दिया गया है जनता की ओर से भाजपा को कि खरीद फरोख्त की राजनीति यहां नहीं अपनाई जाएगी। दूसरी बात, मुख्यमंत्री सुक्खू ने यह भी कही कि इससे पहले पिछले वर्ष डिजास्टर जब आया था तो 4 महीने उसमें लग गए, जिस वजह से सभी विकासात्मक कार्य रुक गए थे, क्योंकि पूरा फोकस सरकार का उन परिवारों पर था जो प्रभावित हो गए थे। लेकिन ये जो इस साल के 4 महीने हैं ये भाजपा ने खराब किए हैं। इन्होंने षड्यंत्र रचा और उपचुनावों की स्थिति यहां पर पैदा की है, और इसका जवाब नेता प्रतिपक्ष की ओर से भी दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने यह कहा है कि भले ही जीत का जश्न मनाया जा रहा है कांग्रेस की ओर से, लेकिन बहुत कुछ भाजपा इनका छीन चुकी है। सबसे बड़ी बात यह कि राज्यसभा सांसद ये नहीं जिता पाए, जबकि यहाँ इनकी सरकार थी, सत्ता पक्ष में थे, मेजॉरिटी में होने के बावजूद भी ये अपना राज्यसभा सांसद नहीं ला पाए और इसमें भाजपा कामयाब रही है। दूसरा तंज उन्होंने ये कसा है कि यहाँ मंडी पार्लियामेंट्री सीट तक ये नहीं जीत पाए, जबकि वहाँ से मंत्री पद पर रहते हुए विक्रमादित्य सिंह ने चुनाव लड़ा था। तीसरी बात, जो उपचुनाव हुए हैं उसमें पहले 2 सीटें भाजपा ने जीत ली और अब की बार भी 1 सीट जीती है, तो ये बड़ी हार है कांग्रेस के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी न जाने किस बात का जीत को लेकर जश्न मना रहे हैं, ये बात आज कही गई है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से। एक तरह से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला आज जारी रहा और ये लाजमी सी बात थी, क्योंकि नए विधायकों की शपथ होनी थी, जिसमें एक भाजपा के विधायक थे, 2 कांग्रेस के थे। तो अलग अलग स्टेटमेंट सभी की ओर से सामने आई हैं, जानकारी हमने आपको दी। अब हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी से जुड़ी भी आपको जानकारी दे देते हैं, क्योंकि ये बात हमने पहले ही कही थी। चमियाना में यूरोलॉजी की ओपीडी यहाँ शिफ्ट हो रही है और आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। तकरीबन 250 के करीब मरीज पहुंचे थे चमियाना में अपना इलाज करवाने के लिए, और इन्हें जो परेशानी का सामना करना पड़ा वो ये कि टैक्सी अफोर्ड करनी पड़ी, कुछ एक को पर्सनल व्हीकल्स लेकर वहां तक पहुंचना पड़ा। सभी जानते हैं शिमला शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर चमियाना है, जहां पर नई ओपीडी शिफ्ट की गई है, नया अस्पताल तैयार किया गया है, लेकिन अभी तक सड़क की व्यवस्था उस तरह से हो नहीं पाई है कि लोग पैदल भी जा सके या फिर सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल कर सके। तो इसी वजह से टैक्सी में या पर्सनल व्हीकल में लोगों को जाना पड़ रहा है। अभी तक यही एक बड़ी समस्या है। लेकिन पहले ही दिन यूरोलॉजी का ट्रीटमेंट करवाने के लिए तकरीबन 250 के करीब मरीज वहां पर देखिए पहुंच गए थे। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से भी एक अच्छी जानकारी दी गई है। हिमाचल प्रदेश में 6 नए नेशनल हाईवेज का निर्माण होने जा रहा है, इसे लेकर मंजूरी केंद्र की ओर से दे दी गई है और ये आज प्रेस वार्ता उनकी ओर से बुलाई गई थी। इसमें कुछ एक बड़े नेशनल हाईवेज का उल्लेख उनकी ओर से किया गया है। इससे राहत मिल पाएगी लोगों को।
हिमाचल वासियों को भी और पर्यटकों को भी। और बार बार क्योंकि सवाल उठाए जाते हैं सड़क मार्गों को लेकर, तो इन्हें दुरुस्त करने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। ये भी आश्वासन पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से दिया गया है। अब देखिए इसमें जो नेशनल हाईवेज हैं वो कौन कौन है। एक नेशनल हाईवे 303 बताया गया है, ये ज्वालाजी देहरा ज्वालाजी राजा का तालाब जसूर नेशनल हाईवे है। और दूसरा कलुल धनेथड़ा बरठी बड़सड़ शाहतलाई ये नेशनल हाईवे है। तीसरा सलापड़ तत्तापानी लूनी नेशनल हाईवे है। चौथा चुवाड़ी चंबा किलाड़ नेशनल हाईवे है। और फिर शिमला कुनिहार राम शहर को भी यहाँ नेशनल हाईवे में बदलने की बात कही गई है। हालांकि ये तकरीबन 3 से 4 मुख्य नेशनल हाईवेज़ के बारे में हमने अपडेट दे दी है आपको, जिनके बारे में यहाँ मांग भी लोगों की ओर से उठाई जा रही थी। तो आज ये भी प्रेस वार्ता के दौरान बड़ी जानकारी पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से दी गई है। ये देखिए बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया था कि इलेक्ट्रिक वाहन शुरू किए जाएंगे और जिसके लिए चार्जिंग स्टेशंस भी स्थापित होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं शिमला में ही स्मार्ट सिटी के तहत 3 चार्जिंग स्टेशंस में पेच फंस गया है। ये स्थापित नहीं हो पा रहे हैं। कारण ये है कि फॉरेस्ट क्लियरेंस ही इसमें नहीं मिल पा रही है। तो अभी फिलहाल फॉरेस्ट विभाग से ये बात की जा रही है, लेकिन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत मंजूरी नहीं मिली है। तकरीबन 3 करोड़ लग जाएंगे तीनों चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने में। इसके लिए सरकार की ओर से राशि को लेकर मंजूरी भी मिल गई है, लेकिन भूमि ना होने की वजह से या क्लियरेंस ना मिलने की वजह से ये काम वैसे के वैसे ही लटका हुआ है। तो देखना होगा, जैसा कि अन्य क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशंस तैयार कर दिए गए हैं, क्या शिमला में भी हो पाएंगे स्मार्ट सिटी के तहत। वैसे भी स्मार्ट सिटी को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। और अब यहाँ जो 3 चार्जिंग स्टेशन स्थापित होने हैं उसमें भी पेच फंस गया है, भूमि नहीं है, इस तरह की बातें या हवाले यहाँ पर दिए जा रहे हैं HRTC की ओर से। लेकिन अभी फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने पर चर्चा ज़रूर हो रही है। इसमें हलचल भी कुछ एक दिनों में ज़्यादा तेज़ नज़र आ सकती है। देखिए जल शक्ति विभाग के पंप हाउस में 21 शराब की पेटियां मिली हैं, जिसके बाद हड़कंप मच गया है और जल शक्ति विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये जवाली का मामला है। जवाली में ही जल शक्ति विभाग के पंप हाउस में 21 शराब की पेटियां मिली, जिसके बाद सवालों के कटघरे में ये जल शक्ति विभाग भी आ गया है। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार पंप हाउस की रखरखाव का जिम्मा तो जल शक्ति विभाग के पास ही है, तो क्या ये सही से देखरेख नहीं कर रहे हैं और वहां तक पेटियां कैसे पहुंच गई। हालांकि अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि अभी 8 जुलाई को ही शराब ठेका हरनोटा से कुछ एक चोरों ने 85 पेटियां शराब की चुरा ली थी। हो सकता है कि 21 पेटियां इन्होंने वहां छिपा कर रख दी हो, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि ये पहुंची कैसे वहां तक और देखरेख का जिम्मा किसका है। और विभाग से भी इस बारे में कई सवाल हो सकते हैं। अभी ज्वाली पुलिस की ओर से इस पूरे मामले पर पूछताछ की जा रही है और जांच शुरू हो चुकी है। ये बड़ा मामला कहना चाहेंगे। अक्सर इस तरह की घटनाएं जब सामने आते हैं तो देखिए विभाग पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि जिम्मा तो संबंधित विभागों का ही रहता है कि अपने अपने रेस्ट हाउस या पंप हाउस का वो पूरा ब्यौरा अपने पास रखे, पूरी देखरेख उसकी करे, पूरा जिम्मा उनके पास होता है। लेकिन जब इस तरह की घटना आएगी तो लाजमी सी बात है सवाल उठेंगे। और अभी जांच के घेरे में कहीं ना कहीं ज्वाली में अभी जल शक्ति विभाग आ गया है। ये ढसौली के पास दरअसल पंप हाउस बनाया गया है, जहां की हम आपको ये पूरी घटना बता रहे हैं। वहीं 7 नए डीएसपी बनाए गए हैं। ये दरअसल पदोन्नति की गई है और मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से इस पर ऑर्डर्स जारी हो चुके हैं। 7 पुलिस इंस्पेक्टर्स को पदोन्नति देकर डीएसपी बनाया गया है और 10 दिनों के भीतर इन्हें पुलिस मुख्यालय में रिपोर्ट देनी होगी अपनी ज्वाइनिंग को लेकर। मल्टीटास्क वर्कर्स काफ़ी ज़्यादा नाराज चल रहे हैं। 8000 के करीब इनकी संख्या है, लेकिन अनदेखी इनकी हो रही है। इस तरह का आरोप इन्होंने शिक्षा विभाग पर लगाया है। पहली बात इन्होंने ये कही कि वेतन भी इन्हें समय से नहीं मिलती और नाम बराबर मानदेय दिया जा रहा है, जिससे वैसे ही घर परिवार का गुजारा करना बहुत मुश्किल है। मल्टीटास्क वर्कर्स को 4500 रुपए के करीब यहाँ मानदेय दिया जाता है और वो भी जब पूरे 12 महीनों का ना मिले तो फिर लाजमी सी बात है मांग इनकी ओर से उठाई ही जाएगी। सिर्फ 10 महीनों का मानदेय इन्हें दिया जा रहा है। ऐसे में जब स्कूल की छुट्टियां होती हैं तो घर परिवार का गुजारा करना इन्हें मुश्किल हो रहा है। जल्द से जल्द इनकी इस मांग को पूरा किया जाए और जो अवधि निर्धारित की गई है इनकी सेवा को लेकर, उससे ज्यादा समय तक इनसे सेवाएं ली जा रही हैं। तो इस बात पर भी इन्होंने काफी ज्यादा नाराजगी जताई है। यानी कि निर्धारित समय से अधिक ड्यूटी लेना ये नियमों के खिलाफ भी है। विभाग को इस पर गौर करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन भी इनकी ओर से किया जाएगा। कुछ दिन पहले इनकी ओर से रेगुलर पॉलिसी को लेकर भी मांग उठाई जा रही थी।
यूं तो कई वर्ग हैं जो रेगुलर पॉलिसी को लेकर मांग उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई हलचल हमें सचिवालय में इसे लेकर नजर नहीं आ रही है। और अब आने वाले दिनों में कुछ होता है या नहीं ये हम देखेंगे, क्योंकि सिर्फ वादा ये नहीं हुआ था कांग्रेस की ओर से सत्ता में काबिज होने से पहले कि महिलाओं को 1500 दिए जाएंगे या फिर बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, बल्कि जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए पॉलिसीज बनाई जाएंगी। वादा तो ये भी हुआ था, जगह जगह इस तरह के आश्वासन भी दिए गए थे, लेकिन अब जब इन आश्वासनों पर काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है तो कई तरह के सवाल विभिन्न वर्गों की ओर से यहां पर उठाए जा रहे हैं। एक और अपडेट देना चाहेंगे, महत्वपूर्ण अपडेट है, क्योंकि ये दरअसल जो वार्डर के पद भरे जाएंगे पुलिस जेल में, उससे जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। आदर्श केंद्रीय कारागार कंडा के एक प्रवक्ता की ओर से ही ये जानकारी दी गई है कि 17 जनवरी से 20 जनवरी 2024 तक पुलिस लाइन भराड़ी में पुरुष और महिला वार्डर के पदों पर उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा अब 28 जुलाई 2024 को होगी। इसके लिए 12 बजे इन्हें संजौली कॉलेज में पहुंचना होगा और 10 बजे का समय पहुंचने के लिए रखा गया है। उसके बाद क्योंकि ये लिखित परीक्षा शुरू हो जाएगी, प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का जिम्मा इनका अपना होगा। छोटी सी अपडेट लेकिन महत्वपूर्ण अपडेट है उन लोगों के लिए जो कि पहले इस भर्ती में अपनी भागीदारी दिखा चुके हैं। अब इसमें लिखित परीक्षा होने जा रही है, तो युवाओं को बिल्कुल ऐसी अपडेट्स का इंतजार रहता है। देखिए, वाहनों के टैक्स पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है और यहाँ इस बात का विरोध किया जा रहा है पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की ओर से भी। उनका ये कहना है कि कुल्लू में पर्यटन से जुड़ा कारोबार पूरी तरह से चौपट हो गया है और इसकी वजह सरकार है। दरअसल इनका कहना है कि जो कमर्शियल टैक्स लगाया जा रहा है वाहनों पर वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। विशेष तौर से ऑर्डिनरी बस के लिए जो शुल्क प्रतिदिन 3000 रखा गया है, साप्ताहिक 15000 है और मासिक 50,000 रुपये निर्धारित किए गए हैं। इससे पर्यटन कारोबार पर बहुत बुरा असर पड़ा है। जितने भी ऑपरेटर्स हैं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के, वो प्लान नहीं कर रहे हैं टूर हिमाचल के लिए। उन्हें लग रहा है कि शुल्क उन्हें इतना ज़्यादा देना पड़ रहा है, जबकि इन वाहन मालिकों की ओर से जब रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है तो 90,000 के करीब जो राशि दी जाती है वो शुल्क के तौर पर ही जमा करवाई जाती है। तो ऐसे में ये जो टैक्स लिया जा रहा है, ये टैक्स को लेकर निर्णय गलत है, इसे वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि पूरे हिमाचल प्रदेश का कारोबार इससे ठप हो गया है। फिर चाहे बात टैक्सी ऑपरेटर्स की हो, बाकी वाहनों के मालिकों की, ऑपरेटर्स की हो, वो अब पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में एकजुट होकर ये रणनीति बनाने लगे हैं कि हिमाचल का रुख नहीं करेंगे, जिस वजह से यहाँ के कारोबारी जरूर पिस रहे हैं, यहाँ के कारोबार पर इसका असर हो रहा है। इस निर्णय को वापस लिया जाए और इसका विरोध भी पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की ओर से किया गया है। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि होम स्टे योजना पूर्व जयराम सरकार की ओर से लाई गई थी ताकि जो कारोबारी बड़ा व्यापार नहीं कर सकते हैं वो अपना होम स्टे ही खोल लें, लेकिन एक मंत्री की ओर से ये स्टेटमेंट दी गई है कि अब इनका जो पानी बिजली है वो भी कमर्शियल रहने वाला है। इसके बाद जो होम स्टे संचालक हैं उनका भी मनोबल टूटता हुआ नजर आ रहा है। इस निर्णय पर भी दोबारा से गौर किया जाए और पुनः इस पर विचार करते हुए निर्णय को वापस लिया जाना चाहिए, ये पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की ओर से कहा गया है। खैर, ऐसा होता है या नहीं ये हम देखेंगे, लेकिन यहाँ विरोध जरूर हो रहा है। सिर्फ भाजपाइयों की ओर से विरोध नहीं हो रहा है, बल्कि जो कारोबारी हैं वो भी टैक्स और ये जो कमर्शियल फैसले कुछ लिए गए हैं कि कमर्शियल बिल लिए जाएंगे या फिर बिजली पानी को लेकर भी कमर्शियल करने की बात हुई है, इसका विरोध जताते हुए कारोबारी जरूर नजर आ रहे हैं। इम्पैक्ट कैसा रहता है हिमाचल के टूरिज्म पर, ये हम देखेंगे। आज सचिवालय के बाहर बेरोजगारों की ओर से हल्ला किया गया है। इतना ही नहीं, नियुक्ति पत्र तक इन्होंने अपने मांग डाले हैं। दरअसल ये बीएड बेरोजगार यूनियन है, इनका कहना है कि अब टीजीटी की जब नियुक्तियां हो गई तो जेबीटी में इतनी ज्यादा देरी क्यों की जा रही है। जेबीटी के लिए भी नियुक्ति लिस्ट जल्द से जल्द जारी की जाए विद पोस्टिंग स्टेशंस। अब ये और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करने वाले हैं। कारण इनकी ओर से ये बताया जा रहा है कि इनकी उम्र अब 45 के भी पार हो चुकी है। या तो 3 से 4 साल की राहत इन्हें दी जाए उम्र में, एक मुश्त छूट देने की ये बात कर रहे हैं, और अगर ऐसा संभव नहीं है तो जल्द से जल्द इन्हें अब ज्वाइनिंग दे दी जाए, और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे। सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि जेबीटी बैच वाइज भर्ती में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि
अभी कुछ एक प्राइमरी स्कूल्स का डाटा नहीं आया है कि वहाँ पर एनरोलमेंट कितनी है। पहले एनरोलमेंट देखी जाएगी, मान लीजिए बहुत कम है या शून्य के बराबर है तो उन स्कूल्स को बंद किया जा रहा है या फिर मर्ज किया जा रहा है दूसरे स्कूल्स के साथ जहाँ संख्या 4 या 5 है। तो अभी ये ब्यौरा नहीं आया है, पहले ये लिस्ट फाइनल होगी और युक्तिकरण भी होगा शिक्षकों का, जहाँ उनकी ज़रूरत है वहीं भेजा जाएगा। जब तक ये सभी प्रक्रियाएं शिक्षकों को लेकर और एनरोलमेंट को लेकर पूरी नहीं हो जाती है तब तक इनकी बैच वाइज लिस्ट को लेकर नियुक्ति पत्र जारी नहीं हो सकते हैं। ये बात अभी सरकार की ओर से कही जा रही है, यानी कि नियुक्तियां इन्हें तब तक नहीं दी जाएंगी और इस बात का विरोध अब बीएड बेरोजगार यूनियन की ओर से जताया जा रहा है। आज ये सचिवालय के बाहर पहुंच गए हैं, अल्टीमेटम इन्होंने दिया है, जब तक नियुक्ति पत्र नहीं सौंपे जाएंगे ये सचिवालय से नहीं जाएंगे। इसमें कुछ एक ऐसे हैं जो कि बीएड डिग्री धारक हैं, क्योंकि अब तो जेबीटी के पदों पर बीएड डिग्री धारक भी बिल्कुल मान्य होंगे, और कुछ एक ऐसे हैं जो जेबीटी प्लस बीएड है। तो ये बिल्कुल पहुंच गए हैं, एकत्रित हुए हैं और लगातार इनकी ओर से वहां पर प्रदर्शन भी किया गया और साथ ही साथ मांग उठाई गई है कि जब तक नियुक्ति पत्र नहीं दिए जाएंगे ये वापस नहीं हटने वाले हैं। अभी जेबीटी के 1191 पद भरे जाएंगे स्कूलों में, तो इतना ज़्यादा इंतज़ार क्यों करवाया जा रहा है? 45 के पार अब इनकी उम्र होने को आई है, या तो 3 वर्ष की छूट इन्हें दे दी जाए उम्र में, ये भी अब मांग उठाने लगे हैं। अब देखिए आज की सबसे अहम खबर पर आना चाहेंगे। सचिवालय में बैठक बुलाई गई थी, ये वित्त प्रधान सचिव की ओर से बैठक बुलाई गई थी। जो प्रधान सचिव वित्त हैं देवेश कुमार हैं, हालांकि बैठक ज़रूर इन्होंने बुलाई और सभी विभागों के प्रमुखों को भी इसमें आने के लिए कहा गया था, लेकिन व्यस्त होने के कारण ये खुद ही इस बैठक में नहीं जा पाए, जिस वजह से कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ है। लेकिन डिस्कशन यहाँ ज़रूर की गई है। 5 बड़े केसेस को लेकर डिस्कशन हुई है जो कि कोर्ट में चल रहे हैं और वित्तीय देनदारियों से जुड़े हैं। पहला मामला कहना चाहेंगे शीला देवी का, ये कॉन्ट्रैक्ट की अवधि से पेंशन मांग रही है, इसी बात को लेकर लड़ाई लड़ रही है कोर्ट में। दूसरा ताज मोहम्मद वाला मामला है, नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता का लाभ मांग रहे हैं। सुरेंद्र कुमार राणा के मामले पर भी चर्चा हुई है, ये एरियर को लेकर लाभ मांग रहे हैं और बालो देवी जैसे केस भी यहाँ पर डिस्कस हुए हैं। दरअसल इसमें जो विभागों के प्रमुख अधिकारी पहुंचे थे उन्हें आदेश ये जारी किए गए हैं कि पहले तो वो लिस्ट तैयार करें कि आखिरकार कितनी वित्तीय देनदारियां अभी रह रही हैं कर्मचारियों की, और दूसरी लिस्ट ये तैयार करें कि कितने केसेस हर विभाग से कोर्ट में पहुंचे हैं, किस वजह से पहुंचे हैं, और जो उसमें फैसला आया है क्या उसे लेकर चुनौती सरकार दे सकती है कोर्ट में। अब जैसे कि देखिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट की अवधि को काउंट करने के लिए कहा गया है पेंशन के लिए कोर्ट की ओर से, क्या इसमें सरकार की ओर से उल्टी चुनौती दी जा सकती है कोर्ट में? अब इस पर राय मशवरा करना होगा अधिकारियों को और कानूनी राय भी जाननी होगी। इसके लिए रिपोर्ट तैयार करने के लिए कह दिया गया है, कुछ ही दिनों में रिपोर्ट तैयार कर फिर ये सचिवालय में सौंपनी होगी। ऐसे कितने केसेस हैं, किस वजह से ये केसेस कोर्ट तक पहुंचे हैं, कितनी वित्तीय देनदारियां हैं और क्या कोर्ट से आए हुए फैसलों पर चुनौती दी जा सकती है सरकार की ओर से, ये चर्चा हुई है। अभी तक देखिए सरकार यही बोलकर बार बार बच रही है कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है हिमाचल प्रदेश की, कमज़ोर आर्थिक स्थिति से हिमाचल प्रदेश गुजर रहा है, इसलिए ये वित्तीय देनदारियां नहीं पूरी कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसा बोलकर कब तक बचेंगे, क्योंकि हाल ही में एक मामला सामने आया था जहां कोर्ट ने इस तर्क को बिल्कुल गलत ठहरा दिया था और ये भी कहा था कि सरकार ये बोलकर नहीं बच सकती है कि उनकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, जो जिसका अधिकार है उसे मिलकर रहेगा। तो अब इस पर रणनीति एक तरह से सरकार ने बनानी शुरू कर दी है। विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आज बुलाया गया था सचिवालय में, इन कुछ एक मैटर्स को लेकर देखिए डिस्कशन हो गई है। आने वाले समय में सरकार कोर्ट में दोबारा से चुनौती देती है या फिर ये वित्तीय देनदारियां पूरी कर देती है, अब ये देखना काफ़ी ज़्यादा रोचक रहने वाला है। कर्मचारी पल पल की निगाह यहाँ पर लगाए हुए हैं कि आखिरकार कब तक उनकी देनदारियां पूरी होंगी, और दूसरी ओर सरकार देखिए एक ये रास्ता निकालने पर आ गई है कि क्या दोबारा से उन फैसलों को लेकर चुनौती दी जा सकती है जो कोर्ट की ओर से ऑर्डर्स दिए गए हों। मुख्यमंत्री कार्यालय में सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर कुछ एक बदलाव हुए हैं। दरअसल अफसरों का जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसे बदला गया है। अब कौन से रूम में ये मिलने वाले हैं आपको बता देते हैं। जो रितेश कपरेट हैं ये 308 रूम नंबर में अब मिलेंगे और जिनका पर्सनल स्टाफ है वो 306 और 307 में बैठने वाला है। इसी तरह से विवेक भाटिया ये रूम नंबर 121 में बैठेंगे और इनका पर्सनल स्टाफ 120 में होगा। राजेंद्र सिंह तोमर ये 301 रूम में बैठेंगे और पर्सनल स्टाफ 303 में होगा। इसी तरह से किरण शर्मा ये 211 रूम नंबर में अब बैठने वाली हैं और अंकुश कुमार ये 337 रूम नंबर में बैठने वाले हैं। ये भी आज कुछ नए बदलाव हुए हैं मुख्यमंत्री कार्यालय में सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर, ये जानकारी सामने आई थी अफसरों की सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर। तो फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।